हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल ए प्लस आई एस अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं युगल किशोर आपको आर एस मेंस का जो थर्ड पेपर है जी एस थर्ड, उसमें जो हमारा टॉपिक है, उसमें जो हमारी सेकंड यूनिट है वो पूरा पब्लिक एड है। पब्लिक एड से रिलेटेड और मैनेजमेंट भी है उसमें। तो अभी तक जितनी भी हमारी क्लासें हुई उसमें हमने यही देखा था, पब्लिक एड ही चल रहा है। ठीक है। तो पब्लिक एड में इससे पहले हमने देखा नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं और मान्यताएं। इससे पहले जो क्लास हमारी हुई थी उसमें कुछ विशेषताएं और मान्यताओं की स्टडी हम कर चुके हैं। आगे नेक्स्ट आज हम वही टॉपिक वापस लेंगे, उसमें जो मान्यता और विशेषताएं बच गई है उसकी स्टडी आज करेंगे। ठीक है। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है वही है नवीन लोक प्रशासन। तो नवीन लोक प्रशासन में फिर बाद में हमने प्रथम मनोगुरु सम्मेलन देखा था। प्रथम मनोगुरु सम्मेलन हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद में हमने देखा था द्वितीय मनोगुरु सम्मेलन। द्वितीय गुरुकुल सम्मेलन में ही ये सारे टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं, नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं और मान्यताएं। ठीक है। फिर इसमें विभिन्न पॉइंट्स वाइज हम स्टडी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा नवीन लोक प्रशासन की मान्यताएं, उसमें विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, उसके अनुसार हम स्टडी करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा जो चल रहा है ये सब द्वितीय मनोगुरु सम्मेलन में है, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। उसमें ये सारे टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं। तो आज हम जो स्टडी करेंगे अभी नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं और मान्यताएं, जो हमारी बाकी रह गई विशेषताएं और मान्यताएं हैं उसकी स्टडी हम आज करेंगे। तो हम लेते हैं नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं। ठीक है। एनपीए की विशेषताएं और मान्यताएं, यानी एनपीए का मतलब हो गया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं और मान्यताएं। तो इसमें जो हमारी नेक्स्ट विशेषता हमारी है अंतर विषयक दृष्टिकोण। अंतर विषयक दृष्टिकोण, ये स्टडी करने से पहले आप लोग एक बात ध्यान रखें कि अपन आर एस मेंस के हिसाब से प्रिपरेशन कर, उसके हिसाब से अपन क्लास हमारी चल रही है। तो ये जो सिलेबस है ये सिलेबस आपका आई एस प्री में भी है और आई एस मेंस में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसमें भी है। तो आप आई एस प्री और मेंस के हिसाब से भी इसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक है अंतर विषयक दृष्टिकोण, इसमें आप लोग नोट कीजिए। वस्तुतः प्रशासन को नीति विज्ञान मानने से ही उसकी प्रकृति अंतर्विषयक हो जाती है। उसकी प्रकृति अंतर्विषयक हो जाती है। इसके नाम से स्पष्ट है, अंतर्विषय का मतलब हो गया इंटर सब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे है, नोट करें आप लोग लिखे। इकबाल नारायण के अनुसार, समझते हुए लिखे आप, इकबाल नारायण के अनुसार लोक प्रशासन वह योजक है, वह योजक है जो सरकार को जनता के साथ, जो
सरकार को जनता के साथ जोड़ता है और ये जोड़ता है और ये एक ऐसा यंत्र बक्सुआ है, ये एक ऐसा यंत्र बक्सुआ है जो प्रत्येक क्षेत्र में राजनीति जो प्रत्येक क्षेत्र में राजनीति समाज अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ता है। राजनीति समाज अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारा टॉपिक है एनपीए की विशेषताएं और मान्यताएं, उसमें हमने स्टार्ट किया था अंतर्विषयक दृष्टिकोण। इसके नाम से स्पष्ट है, अंतर्विषयक यानी इंटर सब्जेक्ट एटीट्यूड। ठीक है, इसमें क्या है, वस्तुतः प्रशासन को नीति विज्ञान मानने से ही उसकी प्रकृति अंतर्विषयक हो जाती है, इंटर सब्जेक्ट हो जाती है। इकबाल नारायण जो कि बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने क्या कहा, इकबाल नारायण के अनुसार लोक प्रशासन वह योजक है, यानी वह कड़ी है जो सरकार को जनता के साथ जोड़ता है और ये एक ऐसा यंत्र बक्सुआ है जो प्रत्येक क्षेत्र में राजनीति समाज अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ता है। नेक्स्ट, इसके आगे हम लेते हैं, पैराग्राफ चेंज करके आप लोग लिखें। इस दृष्टिकोण ने लोक प्रशासन को इस दृष्टिकोण ने लोक प्रशासन को राजनीति के साथ अर्थशास्त्र राजनीति के साथ अर्थशास्त्र समाजशास्त्र मनोविज्ञान इतिहास भूगोल मनोविज्ञान इतिहास भूगोल मानवशास्त्र प्रबंधन मानवशास्त्र प्रबंधन अंकगणित आदि से संबंधित कर दिया है। अंकगणित आदि से संबंधित कर दिया है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इस दृष्टिकोण ने लोक प्रशासन को राजनीति के साथ अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक समाजशास्त्र सोशियोलॉजी मनोविज्ञान साइकोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी मानवशास्त्र मैनेजमेंट अंकगणित आदि से संबंधित कर दिया है। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं। नूरजहां बीवी ने नूरजहां बीवी ने तो नव लोक प्रशासन के सिद्धांतों के संदर्भ में के
सिद्धांतों के संदर्भ में लोक प्रशासन को सामाजिक विज्ञानों का सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञानों का सामाजिक विज्ञान इंग्लिश में इसको कहते हैं द सोशल साइंस ऑफ द सोशल साइंस ऑफ सोशल साइंसेस सोशल साइंसेस क्या डाला। ठीक है, क्लियर। ठीक है, इस टॉपिक में क्या था, अंतर्वैश्विक दृष्टिकोण में नूरजा बीवी जो एक बहुत बड़ी विदुषी थी, उसने क्या कहा कि न तो नवलोक प्रशासन के सिद्धांतों के संदर्भ में लोक प्रशासन को सामाजिक विज्ञानों का सामाजिक विज्ञान क्या डाला। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, द सोशल साइंस ऑफ सोशल साइंसेस क्या डाला। क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो आगे का टॉपिक है वो है पद सोपानिक अवधारणा का विरोध। पद सोपानिक अवधारणा का विरोध। ठीक है, इसमें क्या है नोट करें आप लोग। नवलोक प्रशासन की मान्यता है कि नव लोक प्रशासन की मान्यता ये है कि पद सोपानिक ढांचा सत्ता उन्मुखी होता है। पद सोपानिक ढांचा सत्ता उन्मुखी होता है। ठीक है, कार्योन्मुखी नहीं। कार्य उन्मुखी नहीं। क्लियर। अर्थात उच्च स्तर अधिकारों की दृष्टि से उच्च अधिकारों की दृष्टि से प्रभावी रहता है। प्रभावी रहता है, कार्य संपादन की दृष्टि से नहीं। कार्य संपादन के दृष्टि श्रेष्ठ नहीं। ठीक है, क्लियर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था पद सोपानिक अवधारणा का विरोध, इसमें क्या था, नवलोक प्रशासन की मान्यता यह है कि पद सोपानिक ढांचा सत्ता उन्मुखी होता है, कार्य उन्मुखी नहीं। अर्थात उच्च अधिकारों की दृष्टि से प्रभावी रहता है, कार्य संपादन की दृष्टि से नहीं। यानी उच्च अधिकारों की दृष्टि से वो प्रभावी रहता है, कार्य अधिकारों की दृष्टि से नहीं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आगे हम इसी टॉपिक को लेते हैं। अतः यह
अतः ये पद सोपानिक कठोर ढांचे के स्थान पर छोटे छोटे लचीले ढांचों की वकालत करता है। छोटे छोटे लचीले ढांचों की वकालत करता है। ठीक है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। इसमें क्या था, अतः ये पद सोपानिक कठोर ढांचे के स्थान पर छोटे छोटे लचीले ढांचों की वकालत करता है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है अगला, वो है विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन। विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन। ये विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन क्या है, वो इसकी डिटेल स्टडी इस टॉपिक में हम आगे करते हैं। आप लोग नोट करें, विकेंद्रित संस्थाएं अधिक कार्यदक्ष, विकेंद्रित संस्थाएं अधिक कार्यदक्ष, जनोन्मुखी और लचीली होती है। जनोन्मुख और लचीली होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे, अधीनस्थ स्तरों पर अधिकारों का प्रत्यायोजन कार्य की गति को बढ़ा देता है। प्रत्यायोजन कार्य की गति को बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, क्लियर। जो हमने नेक्स्ट टॉपिक लिया था वो हमारा था विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन। इसमें क्या है, विकेंद्रित संस्थाएं अधिक कार्यदक्ष, जनोन्मुख और लचीली होती है। ठीक है, अधीनस्थ स्तरों पर अधिकारों का प्रत्यायोजन कार्य की गति को बढ़ा देता है। ठीक है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आगे का टॉपिक है, आगे की जो विशेषताएं हैं आपकी और मान्यता है वो क्या है, मूल्योन्मुखी आदर्शात्मक प्रशासन। मूल्योन्मुखी आदर्शात्मक प्रशासन। ठीक है, ये जो आपका नेक्स्ट विशेषता है मूल्योन्मुखी आदर्शात्मक प्रशासन, इसमें क्या है आप लोग नोट करें, परंपरागत लोक प्रशासन, मूल्य निरपेक्ष था। मूल्य निरपेक्ष था। ठीक है, उसमें कार्यकुशलता और मितव्ययिता पर, उसमें कार्यकुशलता और मितव्ययिता पर अधिक जोर दिया जाता रहा।
अधिक जोर दिया जाता रहा। ठीक है, लेकिन नव लोक प्रशासन ने लेकिन नव लोक प्रशासन ने इनके ऊपर मूल्यों नैतिकता इनके ऊपर मूल्यों नैतिकता आदर्शों की वरीयता दी। ठीक है, क्लियर। जो हमारा अगला टॉपिक था, अगली विशेषता थी मूल्योन्मुखी आदर्शात्मक प्रशासन। ठीक है, इसमें क्या था, परंपरागत लोक प्रशासन मूल्य निरपेक्ष था। ठीक है, उसमें कार्यकुशलता और मितव्ययता पर अधिक जोर दिया जाता रहा, लेकिन नव लोक प्रशासन ने इनके ऊपर मूल्यों नैतिकता आदर्शों की वरीयता दी। नेक्स्ट हम आगे लेते हैं। फ्रेडरिक्सन के अनुसार फ्रेडरिक्सन के अनुसार सामाजिक समता व मुख्य संकल्पना सामाजिक समता व मुख्य संकल्पना है जिसमें है जिसमें है जिसे नव लोक प्रशासनवादी है जिसे नव लोक प्रशासनवादी महत्वपूर्ण प्रशासनिक मूल्य के रूप में स्वीकारते हैं। महत्वपूर्ण प्रशासनिक मूल्यों के रूप में स्वीकारते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आप लोग पैराग्राफ चेंज करके लिखें, इसका संबंध मूल्यों के चयन के साथ इसका संबंध मूल्यों के चयन के साथ उनकी पूर्ति हेतु संरचनात्मक मॉडल उनकी पूर्ति हेतु संरचनात्मक मॉडल और प्रबंधकीय पद्धति के निर्धारण से भी है। और प्रबंधकीय पद्धति के निर्धारण से भी है। निग्रो के शब्दों में निग्रो के शब्दों में नवीन लोक प्रशासन ने मूल्यों और नैतिकता को
मूल्यों और नैतिकता को लोक प्रशासन की मुख्य विषय वस्तु बना दिया है। लोक प्रशासन के मुख्य विषय वस्तु बना दिया है। विषय वस्तु बना दिया है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, इस टॉपिक में क्या था आपका जो फ्रेडरिक्सन है वो एक बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने क्या कहा? उनके अनुसार सामाजिक समता वह मुख्य संकल्पना है जिसे नव लोक प्रशासनवादी महत्वपूर्ण प्रशासनिक मूल्यों के रूप में स्वीकारते हैं, यानी स्वीकार करते हैं। ठीक है, फिर इसका संबंध मूल्यों के चयन के साथ उनकी पूर्ति हेतु सृजनात्मक मॉडल और प्रबंधकीय पद्धति के निर्धारण से भी है। ठीक है, निग्रो के शब्दों में, निग्रो भी एक बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने क्या कहा? निग्रो के शब्दों में, नवीन लोक प्रशासन ने मूल्यों और नैतिकता को लोक प्रशासन की मुख्य विषय वस्तु बना दिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी आगे की विशेषता है, ग्राहकोन्मुखी प्रशासन। ग्राहकों उन्मुखी प्रशासन, इसमें क्या है हम देखते हैं। लिखिए आप लोग, प्रशासन को जनता से उनकी प्राथमिकताएं, प्रशासन को जनता से उनकी प्राथमिकताएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं आदि पूछनी चाहिए। इच्छाएं, अपेक्षाएं आदि पूछनी चाहिए और उसके अनुरूप सेवाओं की आपूर्ति और उसके अनुरूप सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। सुनिश्चित करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रेडरिक्सन ने नवीन लोक प्रशासन की, फ्रेडरिक्सन ने नवीन लोक प्रशासन की निम्नलिखित विशेषताएं बताई है। निम्नलिखित विशेषताएं बताई है, वो हम आगे देखेंगे। पहले इसको समझ ले आप लोग। ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, नेक्स्ट विशेषता क्या थी? ग्राहकोन्मुखी प्रशासन। इसमें क्या है? प्रशासन को जनता से उनकी प्राथमिकताएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं आदि पूछनी चाहिए। यानी जो प्रशासन है उसको सरकार भी कह सकते हैं। जनता से उनकी प्राथमिकताएं, इच्छाएं आदि पूछनी चाहिए। ठीक है, और उसके अनुरूप सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। यानी जो सेवाओं की आपूर्ति है वो भी सुनिश्चित करनी चाहिए। फ्रेडरिक्सन वापस उन्होंने क्या कहा? ने नवीन लोक प्रशासन की निम्नलिखित विशेषताएं बताई है। ठीक है, तो एक एक विशेषताओं की हम स्टडी करेंगे। तो इसमें नंबर फर्स्ट जो आपकी विशेषता है, पॉइंट टू पॉइंट, नंबर फर्स्ट है परिवर्तन और प्रशासनिक अनुक्रियाशीलता। परिवर्तन और प्रशासनिक अनुक्रियाशीलता।
ठीक है, ये तो आपकी पहली विशेषता इसमें। नंबर 2, तर्क संगति। ठीक है। नंबर 3 इसमें है प्रबंध कार्मिक संबंध। प्रबंध कार्मिक संबंध। नंबर 4 संचनाएं। ठीक है, क्लियर। नंबर 5 लोक प्रशासन में शिक्षा की वैविध्यता। लोक प्रशासन में शिक्षा की वैविध्यता। ठीक है, कंप्लीट। ये जो आपकी प्रेडिक्शन है, जो इसमें इस विशेषता में और विशेषता बताइए इसकी। ठीक है, तो इसकी जो विशेषता बताई गई है वो क्या विशेषता है, उसमें नंबर 1 तो है आपकी परिवर्तन और प्रशासनिक अनुक्रियाशीलता। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 है आपकी तर्क संगति। नंबर 3 है आपका प्रबंध कार्मिक संबंध, यानी जो मैनेजमेंट है और कार्मिक यानी पर्सनल डिपार्टमेंट के लोग हैं उनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, नंबर 4 है संरचनाएं। नंबर 5 है लोक प्रशासन में शिक्षा की वैविध्यता। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और विद्वान थे, उन्होंने क्या कहा, फ्रैंक मैरिन द्वारा, फ्रैंक मरिन द्वारा लोक प्रशासन की 3 विशेषताएं बताई गई है। 3 विशेषताएं बताई गई है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहली विशेषता है वो क्या है, ग्राहक उन्मुख नौकरशाही। ग्राहक उन्मुख नौकरशाही, ये इसकी पहली विशेषता है। नंबर 2 है प्रतिनिधित्वात्मक नौकरशाही। प्रतिनिधित्वात्मक नौकरशाही। नंबर 3 है प्रशासन में जन सहभागिता। प्रशासन में जन सहभागिता। ठीक है, ये जो फ्रैंक मैरिन थे ये भी बहुत बड़े विद्वान है, उन्होंने लोक प्रशासन की 3 विशेषताएं बताई है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली विशेषता है ग्राहक उन्मुख नौकरशाही। ठीक है, नंबर 2 है प्रतिनिधित्वात्मक नौकरशाही। नंबर 3 है प्रशासन में जन सहभागिता। ये तो आपका कंप्लीट हो गया विशेषता और मान्यता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं, नवीन लोक प्रशासन की आलोचनाएं। एनपीए की आलोचनाएं। एनपीए का मतलब हो गया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी आलोचनाएं। इसमें आप लोग आगे नोट करें, इसमें जो सबसे पहली आलोचना है वो है एनपीए की 3 विरोधी लक्ष्य। एनपीए के 3 विरोधी लक्ष्य। इन तीनों विरोधी तत्वों को, इन तीनों विरोधी लक्ष्य को एनपीएस से जोड़ते हुए गोल्म्बुस्की कहते हैं कि गोल्म्बुस्की
कहते हैं कि ये शब्दों में क्रांति और ये शब्दों में क्रांति और उग्रवाद है, पर तकनीकी और उग्रवाद है, पर तकनीकी अथवा कौशल में यथास्थिति है। तकनीकी अथवा कौशल में यथास्थिति है। यथास्थिति है, ठीक है, क्लियर। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एनपीए की आलोचना है, यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आलोचना है, नवीन लोक प्रशासन की आलोचना है। उसमें जो सबसे पहली आलोचना क्या है आपकी, एनपीए के 3 विरोधी लक्ष्य, इन तीनों विरोधी लक्ष्यों को एनपीए से जोड़ते हुए गोलम्बुस्की एक बहुत बड़े विद्वान थे, जो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये शब्दों में क्रांति और उग्रवाद है, यानी ये शब्दों में क्रांति और उग्रवाद है, पर तकनीकी अथवा कौशल में यथास्थिति है, ठीक है। नेक्स्ट इसका आगे लेते हैं हम। वे आगे कहते हैं कि वे आगे कहते हैं कि एनपीए को अंततः ही सफल, एनपीए को अंततः ही सफल माना जाना चाहिए, माना जाना चाहिए। संभवतः आकांक्षा और अनुपालन के क्षेत्र में, संभवतः आकांक्षा और अनुपालन के क्षेत्र में जो अंतर है, ये उनका निर्मम स्मरण करना मात्र है। जो अंतर है ये उनका निर्मम स्मरण करना मात्र है। ठीक है, ये इन्वर्टेड कोमा आपकी बंद। अर्थात गोलम्बुस्की कहना चाहते हैं कि, अर्थात गोलम्बुस्की कहना चाहते हैं कि एनपीए नागरिक की आशाओं और आकांक्षाओं का, एनपीए नागरिक की आशाओं और आकांक्षाओं का तथा प्रशासन द्वारा उनके अनुपालन की, तथा प्रशासन द्वारा उनके अनुपालन की कमियों को दर्शाता है, कमियों को दर्शाता है, न कि उनकी कमियों के समाधान हेतु सुझाव देता है, न कि उनके कमियों के समाधान हेतु सुझाव देता है। अर्थात
क्या व कैसे का अंतर, अर्थात क्या व कैसे का अंतर। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ये जो एनपीए की जो मान्यता है उसमें जो सबसे फर्स्ट नहीं सॉरी आलोचना है, जिसमें ये फर्स्ट आलोचना थी, उसमें क्या था, वे आगे कहते हैं कि एनपीए यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अंशतः ही सफल माना जाना चाहिए। संभवतः आकांक्षाओं और अनुपालन के क्षेत्र में जो अंतर ही ये उनका निर्मम स्मरण करना मात्र है। ठीक है, अर्थात कोलंबस ने वापस क्या कहा, कोलंबस कहना चाहते हैं कि एनपीए नागरिक की आशाओं और आकांक्षाओं का तथा प्रशासन द्वारा उनके अनुपालन की कमियों को दर्शाता है, यानी उसकी कमियों को दर्शाता है, फॉल्ट किया उसमें उसको दर्शाता है, न कि उनके कमियों के समाधान हेतु सुझाव देता है। ठीक है, अर्थात क्या व कैसे का डिफरेंस इसमें है। नेक्स्ट उसकी आगे की आलोचना है, वो क्या है, आलोचना में अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिए हैं, अपने अपने विचार रखे हैं। उसमें एक व्यक्ति है, उसका नाम है कैम पैलेट के अनुसार, कैम पैलेट के अनुसार कैम पैलेट के अनुसार एनपीए पुराने लोक प्रशासन से एनपीए पुराने लोक प्रशासन से, आप लोग नोट करें लिखते रहें, लोक प्रशासन से इस मामले में भिन्न है, इस मामले में भिन्न है, क्योंकि ये पिछले युगों सिद्धांतों की एक भिन्न प्रकार की एक भिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखता है, भिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखता है। सहानुभूति रखता है, क्लियर। देखो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जो अगली हमारी आलोचनाएं थी, जो एक आलोचक है कैम पैलेट, उन्होंने क्या कहा कि अनुसार एनपीए पुराने लोक प्रशासन से इस मामले में भिन्न है, क्योंकि ये पिछले युगों, इसको सिद्धांतों भी कह सकते हैं, सिद्धांतों की एक भिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं को प्रति सहानुभूति रखता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे का टॉपिक लेते हैं। इससे अराजकतावादी दर्शन की संज्ञा दी जाती है, इसे अराजकतावादी की संज्ञा दी जाती है। अराजकतावादी दर्शन की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि अति उत्साह के कारण इस विचारधारा के विद्वान लोकतांत्रिक संस्थाओं द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश कर गए तथा
राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश कर गए। ठीक है, ये जो विद्वान थे उन्होंने क्या कहा आगे, इसे अराजकतावादी दर्शन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अराजकतावादी दर्शन की संज्ञा दी जाती है, एक वर्ड है, क्योंकि अति उत्साह के कारण इस विचारधारा के विद्वान लोकतांत्रिक संस्थाओं तथा राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश कर गए। ठीक है, नेक्स्ट जो विद्वान है वो क्या कहते हैं, नेक्स्ट जो इसकी आलोचना है उसमें एक आलोचक है, वो क्या कहते हैं, जोसेफ ओआसिस। जोसेफ ओआसिस कहते हैं कि नवलोक प्रशासन के तथाकथित नवलोक प्रशासन के तथाकथित संदेश 19वीं सदी में प्रचलित थे। संदेश 19वीं सदी में प्रचलित थे। ठीक है, हम स्टडी कर रहे हैं नवीन लोक प्रशासन की आलोचना है, तो उसमें अलग अलग आलोचक ने अलग अलग आलोचना दी है। तो एक विद्वान है जोसेफ ओआसिस, जो आलोचक है वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि नव लोक प्रशासन के तथा कथित संदेश 19वीं सदी में प्रचलित थे। ठीक है, ओके, आज का यहीं।